नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में पूर्व पाषाण और मध्य पाषाण संस्कृति के बारे में। प्रागैतिहासिक राजस्थान जो है उसको उसको दो भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक राजस्थान के काल को पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण युगीन और उत्तर पाषाण युगीन मानव जीवन के जो केंद्र हैं वो राजस्थान में अनेक स्थानों पर पाए गए हैं। पाषाण युगीन जो संस्कृति है उसका प्रसार राजस्थान के जो प्रमुख स्थल और सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं, जैसे जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। इन सब जिलों में राजस्थान के पाषाण युगीन संस्कृति के स्थल मिले हैं तथा सरस्वती, चंबल, बेड़च, बनास, गंभीरी, आहड़ और लूनी नदियों और अरावली की श्रेणियों के किनारों और गड्ढों में जमी हुई परतें और उनके आसपास के क्षेत्रों में मिलने वाले जो पत्थर के औजार हैं वे इस बात को प्रमाणित करते हैं कि राजस्थान मानव उद्गम वाले विश्व के प्राचीन भूभागों में एक अति प्राचीन भूभाग है। उत्खनन से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे प्रमाणित हुआ है कि वर्तमान उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, इंद्रगढ़ इन सब जिलों और तहसीलों में पाषाण युगीन मानव रहता था। अब पढ़ेंगे हम राजस्थान में पूर्व पाषाण काल के बारे में। इतिहासकारों ने पूर्व पाषाण काल का आरंभ आज से लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व माना है और राजस्थान के पाषाण युगीन सभ्यता के केंद्रों से पत्थर के जो औजार मिले हैं वो बेढोल हैं और सौंदर्य विहीन है, सुंदर नहीं है, जिनका उपयोग पूर्व पाषाणकालीन मानव करता था। इंग्लैंड के दक्षिण भाग और फ्रांस के उत्तर दक्षिणी भागों और भारत के विभिन्न स्थानों और जो राजस्थान में औजार प्राप्त हुए हैं उनमें पारस्परिक समानता पाई गई है, जो इस बात का प्रमाण है कि पूर्व पाषाणकालीन मानव और उसकी सभ्यता पृथ्वी के सभी भागों में एक जैसी थी तथा इस सभ्यता का क्रमिक विकास जो हुआ वो भी सभी भागों में समान तरीके से हुआ है। आदिम मानव और उसके औजार। अब तक हुई खोजों के आधार पर कहा जाता है कि राजस्थान के आदिम निवासी संभवतः काले और छोटे कद के, चपटी नाक और घुंघराले बालों वाले थे और इस युग का जो आदि मानव था वो अत्यंत बर्बर था। उसका जीवन जो था वो पशु तुल्य था तो पशुओं के साथ संघर्ष करके ही वह अपना जीवन उसे बिताना पड़ता था और हिंसक पशुओं के कारण उसका जीवन हमेशा खतरे में बना रहता था और अपनी रक्षा और जीविका दोनों के लिए उसे हथियारों और औजारों की आवश्यकता होती थी और आदि मानव को इसको बनाने की जो सबसे सुलभ सामग्री थी उसके पास वो थे पत्थर के टुकड़े। इन पत्थरों के टुकड़ों को तोड़कर उन्हें वो पहना करके उसने कुल्हाड़ी, तीर के फाल, भाले और काटने, खोदने, फेंकने, छेद करने, कूटने और छीलने के औजार भी उसने बना लिए थे। साथ ही वह हथियार बनाने में जानवरों की हड्डियां और पेड़ों की टहनियों का भी प्रयोग करता था। उसके सभी हथियार और औजार पूर्व पाषाण काल में बेडोल, भद्दे और सौंदर्य रहित थे, सुंदर नहीं थे। उसके पत्थर के जो औजार और हथियार थे वो दो प्रकार के थे। पहले औजार वे थे जो बड़े बड़े पत्थरों को काट कर बनाए जाते थे और दूसरे प्रकार के वे औजार थे जो पूरे पत्थरों को काट छाट कर उसके किनारे काम में लिए जाते थे। ऐसे औजार दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान की नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाए गए हैं। आदिम मानव को धातु का प्रयोग या मिट्टी के बर्तन बनाना नहीं आता था। वो आग जलाना भी नहीं जानता था और स्वभाव से वह भ्रमणशील होते थे तथा भोजन के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। उनका निवास स्थान और जीवन निर्वाह। आदिम मानव को अपना घर बनाना नहीं आता था, इसलिए धूप, वर्षा और सर्दी से बचने के लिए वह पर्वत की कंदराओं, वृक्षों के नीचे, नदियों या झीलों के जो छोड़े हुए कगार होते थे उनकी शरण आदिमानव लेता था। राजस्थान में ऐसे स्थानों पर पूर्व पाषाणकालीन बहुत से अवशेष मिले हैं। ऐसे स्थान आदिमानव के अस्थायी घर हुआ करते थे। इस युग का जो मानव था वो पूर्णतः प्रकृति जीवी था और स्वतः उत्पन्न वाले जो कंदमूल हैं, फल फूल हैं या शिकार में मारे गए जानवरों के मांस है और नदियों और झीलों के तटों पर जो पकड़ी गई मछलियों से वह अपने पेट की पूर्ति करता था। इसके लिए उसे इधर उधर घूमना पड़ता था। वह मुख्य रूप से हिरण, भैंसे, सुअर और दूसरे छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता था। क्योंकि उसे आग जलाना नहीं आता था इसलिए वह भी पशुओं की तरह जानवरों का कच्चा मांस खाता था तथा कच्चे कंदमूल और फल फूलों का भोजन करता था।
आर्थिक जीवन कैसा था? पूर्व पाषाणकालीन मानव का साधन और सुविधाओं से विहीन था। इसमें प्रारंभ में किसी भी आवश्यकताओं की वो पूर्ति के लिए उसे स्वयं को प्रयास करना पड़ता था। धीरे धीरे साधनों में उन्नति होती गई और अपने हथियारों और औजारों को फेंक कर शिकार करने से एक कदम आगे बढ़कर कालांतर में उसने धनुष और बाण का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया और फिर शिकार में उसने और अधिक तेज औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वृक्षों की शाखाओं, पर्वत की कंदराओं या कगारों और गुफाओं को छोड़कर उसने अब तंबू बनाना शुरू कर दिया था। चमड़े की खाल से और उसी के धागे का उपयोग करके वो सींग, हड्डी और हाथी दांत की बनी सुइयों से उसने तंबू बनाना और अपने पहनने और ओढ़ने के खोल बनाना भी सीख लिया था। खुदाई में इस युग से संबंधित अन्य वस्तुओं के साथ साथ शंख और कौड़ियाँ भी मिली हैं और जो कि शंख और कौड़ियाँ स्वाभाविक रूप से समुद्र तट पर ही पाई जाती थी। इसके अतिरिक्त इस युग से संबंधित कुछ ऐसी सामग्रियाँ भी मिली है जो किसी अन्य स्थान से लाई गई मालूम होती है। तो इन तथ्यों से ये अनुमान लगाया जाता है कि राजस्थान का आदिम मानव विनिमय पद्धति से परिचित था और वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस साधन का भी प्रयोग करता था। सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था आदिम मानव का? मनुष्य का स्वभाव ही छोटे छोटे झुंडों में रहना रहा है, अतः ये अनुमान लगाया जा सकता है कि राजस्थान में भी तत्कालीन युग के जो मानव हैं वो झुंडों में एक प्रकार के संगठन में रहते होंगे और ये झुंड या टोलियां जो होती थी वो अपने शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण किया करती थी तथा जंगली जानवरों से अपनी रक्षा भी सामूहिक तरीके से करती थी। इस काल के मानव में थोड़ी लज्जा की अनुभूति उत्पन्न हुई और उसने अपने गुप्तांगों को भी ढकना शुरू कर दिया। वृक्षों के पत्ते, छाल और पशुओं की खाल उनके वस्त्र बन गए थे। वृक्षों की छाल को वो कमर पर लपेटता था तथा पत्तों की माला बनाकर कटी प्रदेश के नीचे यानी कमर के नीचे लटका देता था और पशुओं की खाल भी वह अपनी कमर में लपेटता था। धार्मिक भावनाओं का स्पष्ट उदय इस समय तक नहीं हुआ था, फिर भी राजस्थान के तत्कालीन मानव में यह विचार काफी गहराई से प्रवेश कर गया था कि मनुष्य के व्यवहारिक जीवन का अंत मनुष्य की मृत्यु के साथ ही नहीं हो जाता है, बल्कि उसके बाद भी उसे उन सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है जो वो अपने जीवन में प्रयोग करता रहा है। इसी धार्मिक विचारधारा का परिणाम था कि जमीन में जो गाड़े गए शव हैं उनके साथ औजार, आभूषण, मांस आदि जीवन की जो उपलब्ध उपयोगी वस्तुएं थी उनको रख दिया जाता था, जिनके अवशेष हमें शव के अस्थिपंजरों के साथ मिले हैं। विद्वानों का मानना है कि उस समय का मनुष्य किसी निराकार अज्ञात शक्ति या देव को प्रसन्न करने के लिए शिकार करता था और वह अपने मृतकों को खुले मैदान में छोड़ देते थे, जिसको या तो जंगली जानवर खा जाते थे या फिर वह स्वयं ही सड़ गल जाते थे। मध्य पाषाणकालीन मानव कैसा था राजस्थान में? पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार पूर्व पाषाण युग तथा नव पाषाण युग के बीच एक संक्रमण काल था जिसे कि मध्य पाषाण युग कहा है और इस युग के जो औजार थे वो बहुत छोटे हैं। इस काल की सभ्यता के जो अवशेष है वो राजस्थान में कई जगह से मिले हैं, जैसे बाड़मेर के तिलवाड़ा, पचपदरा नदी घाटी, सोजत क्षेत्र से ये पाली का इलाका और भीलवाड़ा के बागौर और झालावाड़ में मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इस काल में राजस्थान के विभिन्न स्थानों से मिट्टी के बर्तन, कांच के मनके, सीप और कांच की चूड़ियाँ, गोल और अन्य आकार में बने मिट्टी और पत्थर के मकानों की संरचना के प्रारूप मिले हैं, चूल्हे मिले हैं, राख, अस्थियाँ, पत्थर की गोलियाँ और विभिन्न प्रकार के पशु और वनस्पति के प्रमाण हमें यहाँ से मिलते हैं। मध्य पाषाणकालीन मानव छोटी छोटी पहाड़ियों पर रहता था तथा उस युग का जो मानव था वो कृषि कार्य और पशुपालन से अनभिज्ञ था। उसका मुख्य कार्य शिकार करना था। वो गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, मछली, घड़ियाल इन सब से परिचित था तथा शिकार में मारे गए पशु पक्षियों का मांस और नदियों के तटों पर पकड़ी गई मछलियों के अलावा वो वनों से प्राप्त कंदमूल और फल फूल उनका सेवन करता था। मध्य पाषाणकालीन मानव ने शवों को दफनाना शुरू कर दिया था और उत्खनन में ऐसे अनेक अस्थिपंजर मिले हैं। इनमें से कुछ के सिर जो है वो पूर्व की ओर और कुछ के पश्चिम की ओर है तथा उनके साथ अनेक प्रकार की पाषाण सामग्री भी मिली है, जिससे यह अनुमान लगा जाता है कि उस समय मनुष्य ने दफन से संबंध रखने वाली किसी अनुष्ठान मूलक पद्धति का विकास कर लिया होगा और उस समय तक मनुष्य ने लोकोत्तर जीवन के विषय में भी किसी प्रकार की भावना का विकास कर लिया था। मानव अस्थिपंजर के साथ कुत्ते के भी अस्थिपंजर भी मिले हैं, तो संभवतः इसका कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। बागौर सभ्यता ये मध्य पाषाण युगीन सभ्यता है राजस्थान की।
बागोर भीलवाड़ा जिले में स्थित है, जो भीलवाड़ा से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और ये कस्बा बनास की सहायक नदी कोठारी नदी के पास बसा हुआ है किनारे। इस नदी के तट पर छोटे-छोटे रेतीले टीले मिले हैं, जो कि प्राकृतिक स्थल के प्रतीक मानते हैं। इन टीलों में कस्बे के पूर्व में स्थित टीले का उत्खनन कार्य जो है वो 1967 ईस्वी से 1970 ईस्वी के बीच हुआ था, जिसका उत्खनन डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र और पुणे विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के पुरातात्विक विभाग के सहयोग से किया गया था। तब यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में प्रागैतिहासिक महत्व की सामग्रियां उपलब्ध हुई थी। खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर यहाँ आदि मानव की सभ्यता के विभिन्न 3 युग उपलब्ध हुए हैं। सबसे नीचे की परत से लघु पाषाणास्त्र मिले हैं तथा मृत पशु के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इस युग में आदिम मानव भोजन संग्रह की अवस्था में था और भोजन उत्पादन करना नहीं जानता था। वह शिकार और कंदमूल एकत्रित करके अपना जीवन निर्वाह करता था और यहाँ मृत शरीर का एक ढांचा भी मिला है, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उस युग में आदिम मानव मरने के बाद शव को जलाते नहीं थे, वरन अपने निवास पर ही दफनाते थे और दफनाते समय उसे उत्तर दक्षिण नहीं लेटाकर पूर्व पश्चिम की ओर लेटाते थे। इस स्तर को ईसा पूर्व 4480 से 3285 ईसा पूर्व के बीच का बताया गया है, जो पहला स्तर है। दूसरे स्तर से लघु पाषाणास्त्र और पशु अवशेष कम प्राप्त होने शुरू हो गए तथा ताम्र अस्त्र और मृदभांड अधिक मिले हैं, और ये मृदभांड जो है वो हाथ के बने हुए हैं और उन पर रेखाएं कुरेदी गई है। मानव के मृत शरीर पूर्व से पश्चिम की दिशा में लेटे हुए मिले हैं और मृत शरीर के साथ पर्याप्त संख्या में मृदभांड के अवशेष, धातु अस्त्र, आभूषण और भोजन सामग्री भी मिली है। इस युग के लोग भी प्रस्तर के उपकरण बनाते थे और पशु का शिकार और कंदमूल इकट्ठा करा करते थे। मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। ताम्र उपकरणों के प्रयोग करने के साथ साथ संभवतः कृषि और पशुपालन के आधार पर भोजन उत्पादन करना भी शुरू कर दिया था। प्राप्त अवशेषों के आधार पर अपने पूर्वजों की तरह ये अपने शवों को घरों में ही गाड़ते थे तथा उनके साथ बर्तन, खाद्य पदार्थ और उपकरण रख दिया करते थे। इस स्तर का समय ईसा पूर्व 2765 से ईसा पूर्व 500 के बीच बताया गया है। बागोर के उत्खनन में तीसरे स्तर से जो भी लोहे के अस्त्र मिले हैं और मृदभांड मिले हैं, वह हाथ के बने नहीं होकर कुम्हार के चाक द्वारा बने हुए हैं। ये बर्तन अच्छी तरह पके होने के साथ साथ हल्के और सुदृढ़ है। इन पर कोई चित्रकारी नहीं है और कहीं कहीं रेखाएं खींचकर या मिट्टी के द्वारा इस पर अलंकरण किया गया है। इस काल के पात्रों में हांडियां, चौड़े मुंह और चपटी पैंदे वाले प्याले मिले हैं और सकरे मुंह वाले गोल घड़े भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 7 लोहे के उपकरण मिले हैं, जिनमें 2 बाणाग्र मिले हैं जो विशेष महत्व के हैं, और मनुष्य द्वारा लोहे का ज्ञान प्राप्त करने की वजह से समाज में पत्थर के उपकरणों का प्रयोग बहुत कम हो गया था तथा मनुष्य द्वारा भोजन उत्पादन स्वयं कर लेने की क्षमता ने मानव को मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना सिखा दिया था। पत्थर के जो भी उपकरण मानव ने इस युग में बनाए वो लघु थे, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, तथा ऐसे उपकरण यहाँ लाखों की संख्या में मिले हैं और बहुत बड़ी संख्या में लघु पाषाण अस्त्र की प्राप्ति से पता चलता है कि मानव यहाँ अन्य क्षेत्रों की तरह शिकार के लिए आया था और उसने अपनी आवश्यकता के अनुसार उपकरण बनाए और अनावश्यक सामग्री वहां पर छोड़कर चला गया। खुदाई में आभूषणों, शीशे और हड्डी व पत्थर की मणियां मिली हैं। आवास गृहों में पत्थरों के साथ साथ ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था और इस युग में मृत शरीर पूर्व पश्चिम के स्थान पर अब उत्तर दक्षिण दिशा में स्थान पाने लगा था। मतलब पहले सिर पूर्व में रखा जाता था, तो अब सिर उत्तर में रखा जाने लगा। इस स्तर का समय संभवतः ईसा पूर्व 500 से लेकर ईस्वी सन की 4वीं सदी तक का है। उत्तर पाषाण काल में भी आदि मानव के हथियार और औजार पत्थर के ही थे, किंतु उनके निर्माण में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक विविधता, कुशलता और सौंदर्य यानी सुंदर बनाया जाने लगा। कहा जाता है कि इनके निर्माण करने वाले एक दूसरी जाति के मानव थे, जिनको प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट का नाम दिया गया और इनकी संस्कृति नियोलिथिक कल्चर के नाम से प्रसिद्ध है। इनका निवास स्थान और औजार किस तरह के थे? उत्तर पाषाण युगीन मानव ने प्राकृतिक गुफाओं और कंदराओं और कगारों को छोड़ दिया और उन्होंने नदी तट और पहाड़ियों के समतल जगह पर अपने मकान बनाने शुरू कर दिए, और ये भवन निर्माण कला का पहला प्रयोग था। पत्थर के टुकड़े और मिट्टी के बड़े बड़े ढेले एक दूसरे के ऊपर रखकर मकान की दीवार बनाई गई और फूस, पेड़ों की टहनियाँ, लकड़ी व जानवरों की हड्डियों को जोड़कर मकान की छतें बनाई जाती थी, और ये मकान ग्रुप्स में बनते थे, समूह में बनते थे, जो कि मानव की सामाजिकता और संगठनात्मक प्रवृत्ति को प्रकट करते हैं।
और यहीं से सामूहिक जीवन की शुरुआत मानी जाती है। इस युग में भी मानव मुख्य रूप से पाषाणों के औजारों पर ही निर्भर था तथा उनके औजार पूर्व पाषाण युग के औजारों से हमें थोड़े से अलग थे। ये औजार केवल पत्थरों को काट कर ही नहीं बनाए जाते थे, बल्कि अधिकांश में ये परिष्कृत, सुघड़ और पॉलिश किए हुए होते थे तथा धातु से घिसकर सुंदर बनाए जाते थे। ये औजार विविध प्रकार के होते थे, जैसे कुल्हाड़ी या चाकू, तीर, ओखली, मूसल तथा पीसने के औजार इस तरीके से बनाए जाते थे। उनके औजारों में स्क्रैपर और पॉइंटर विशेष उल्लेखनीय थे। और स्क्रैपर जो होता था वो खाल या मांस मज्जा निकालने के काम आता था तथा पॉइंटर जो होता था वो तीखा और नुकीला होता था, जो कि शिकार के काम आता था। लकड़ी तथा हड्डी का भी अधिक प्रयोग होने लग गया था। मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हो गए थे। पहले बर्तन हाथ से बनते थे, फिर अब वो चाक से बनने लग गए, जो कि एक बहुत क्रांतिकारी आविष्कार था। मिट्टी के बर्तन सादे और अलंकृत दोनों प्रकार के मिले हैं इस काल के। अलंकरण में ये फूल पत्ती का प्रयोग करते थे और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला इस काल में बहुत अधिक विकसित हुई और उत्तर पाषाण युगीन औजार तथा बर्तन जो है वो बहुसंख्यक मात्रा में चित्तौड़ में गंभीर और बेडस नदियों के किनारे मिले हैं तथा चंबल और बामनी नदी के तट पर भैंसरोडगढ़, गंगा घाट, बनास तट पर हमीरगढ़ में, जहाजपुर, देवली, गिलुंड और लूनी नदी के तट पर पाली, समदड़ी, शिकारपुर, सोजत, पिपाड़, खींवसर और बनास नदी के तट पर टोंक जिले में भरनी आदि स्थान पर इनके औजार प्राप्त हुए हैं। इनका उद्योग धंधे कैसे थे? उत्तर पाषाण काल में मानव ने पशुओं को केवल मारने के स्थान पर अब पशु को बांधना शुरू कर दिया, पशु चारण शुरू कर दिया और पशुपालन का व्यवसाय शुरू कर दिया। गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी और पक्षी भी पाले जाने लगे। इस युग के मानव नौकाएं भी बनाने लगे। संभवतः वे नाविक कला को जानते थे। और इस काल का जो सर्वाधिक क्रांतिकारी आविष्कार जो था वो था खेती, कृषि। उत्तर पाषाण युगीन मानव ने जंगलों में अपने आसपास की भूमि को साफ करके कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। इससे पहले आदिम मानव जो था वो भ्रमणशील था, लेकिन अब कृषि कार्य करने के साथ साथ उसने एक स्थायी रूप से बसना भी सीख लिया, जिसकी वजह से मानव जनसंख्या और सभ्यता का विकास तेजी से होने लगा। इस युग में बढ़ई, कुम्हार, बुनकर, रंगरेज आदि व्यवसाय भी शुरू हुए और अलग अलग व्यवसाय शुरू होने तथा स्थायी रूप से एक स्थान पर बस जाने से सामूहिक जीवन की शुरुआत हुई और समाज में संगठन की भावना भी विकसित होने लगी। भोजन तथा अग्नि का प्रयोग। पूर्व पाषाण कालीन मानव जो था और राजस्थान का आदि मानव कच्चा भोजन करता था और भोजन पकाने की कला से वो अनभिज्ञ था। जब उसने पत्थर टूटने या आपस की रगड़ से निकलती हुई चिंगारियों या पेड़ों की डालियों के रगड़ से आग लगाना और कभी कभी जंगल की भयानक आग को देखा, तब उसने आग जलाना सीखा। उसके खाद्य पदार्थों में फल फूल व मांस के अलावा खेतों में पैदा किया गया अन्न भी था। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय हो गया तथा गाय, भैंस, भेड़ और बकरी वो पालने लगे। और उनके जो पेय पदार्थ में दूध प्रमुख था, क्योंकि पशुपालन करा करते थे तो उनसे दूध प्राप्त होता था। दूध से दही बनाने और घी निकालने की कला भी उन्होंने सीख ली थी। दूध के अलावा ताड़ी और दूसरे पेड़ पौधों के रस भी उनके पेय पदार्थों में शामिल थे। वस्त्र आभूषण कैसे थे उत्तर पाषाण कालीन मानव के? पूर्व पाषाण काल में राजस्थान का आदिम मानव पेड़ों के पत्ते, वृक्षों की छाल और जानवरों की खाल से अपना शरीर ढकता था, लेकिन उत्तर पाषाण काल में कपास की खेती होने लगी, जिससे सूत काटने और कपड़ा बुनने का काम शुरू हुआ। पशुओं की ऊन से भी कपड़ों की बनाई शुरू हुई। तो इस प्रकार राजस्थान में उत्तर पाषाण कालीन मानव जो था वो सूती और ऊनी वस्त्र पहनने लगा तथा वनस्पति से तैयार किए हुए रंगों से लाल, पीले, हरे, नीले रंग के कपड़े रंगे जाने लगे। वस्त्र पहनने का तरीका बहुत सरल था। एक लंबे कपड़े के आधे भाग को कमर पर लपेट लिया जाता था और आधे भाग को कंधे पर डाल देते थे। संभवतः पुरुष सिर पर पगड़ी बांधते थे। स्त्रियां भी एक प्रकार का अधोवस्त्र मतलब लहंगे जैसा धारण करती थी। बाल संवारने की कला से वो परिचित थे। पुरुष और स्त्री दोनों आभूषण पहनते थे, ज्वेलरीज पहनते थे। स्त्रियां पत्थर, कौड़ी और सीप, हड्डी की बनी हुई मालाएं, बालियां, अंगूठियां, कड़े आदि पहना करती थी। समुदाय, जातियां और वर्ग। उत्तर पाषाण काल में आते आते राजस्थान के जो मानव है वो अनेक समुदाय, जातियों और वर्गों में बंटने लगे। अलग अलग स्थानों पर रहने वाले समूह के अलग अलग समुदाय बन गए। जैसे नदियों और झीलों के किनारे रहने वाले लोग अलग हो गए। वन, मैदान, पर्वत और रेगिस्तान के लोग एक दूसरे से अलग रहते थे, जिससे उनमें एक दूसरे से अलग रहने की भावना भी जागृत हुई और इसी वजह से उनके रहन सहन और रीति रिवाजों में भी भिन्नता आई। वास्तव में जाति प्रथा का जो अंकुरण दिखता है वो लगभग इसी काल में दिखाई देता है।
राजस्थान में अलग अलग व्यवसाय अपनाने से उनके व्यवसाय के आधार पर अनेक वर्ग और जातियां बनने लगी। पारिवारिक जीवन कैसा था? पशुपालन और खेती के व्यवसाय ने मानव को बड़े परिवार में रहने के लिए बाध्य कर दिया। फलस्वरूप पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन जैसे संबंध प्रगाढ़ हो गए और परिवार में एक दूसरे के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ। परिवार में सर्वाधिक अनुभवी और जो शक्तिशाली पुरुष होता था वो परिवार का नेता या मुखिया हुआ करता था। राजस्थान के उत्तर पाषाणकालीन मानव ने इस काल में भौतिक पदार्थों में एक प्रकार की जीवन शक्ति का अनुभव किया। इस युग के मानव पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य की तरह मृतकों के शव वन्य पशु के निमित्त यूं ही नहीं छोड़ देते थे। पहले जंगली जानवरों के लिए छोड़ दिया था खाने के लिए, पर अब या तो ये शिष्ट यानी भूगर्भ में स्थित कब्र या घड़ों में जो मिट्टी के बड़े बड़े पात्र हुआ करते थे उनको शव को काटकर उसमें भर देते थे, या सेक्रोफागी यानी बड़े पत्थरों के बने हुए शवासन में या पत्थर की कब्रों में जिन पर एक पत्थर का बना हुआ छत्र लगा हुआ रहता था वहां पर गाड़ दिया करते थे। मृतकों की हड्डियां रखने के लिए अस्थि पात्र तथा शव के ऊपर बनी समाधियों से यह पता चलता है कि इस समय के लोग जीवन श्रृंखला और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और अपने पितरों की पूजा करते थे। उनका अपना एक प्रकार का धर्म भी था। वे काष्ठ खंडों और प्रस्तर खंडों की भी पूजा करते थे और संभवतः लिंग पूजा का विकास भी इसी युग में हुआ। पूजा अर्चना में वे दूध, अन्न, मांस आदि पदार्थ अपने देवताओं को अर्पित करते थे और देवताओं को खुश करने के लिए कभी कभी नर बलि भी दिया करते थे। भाषा और कला कैसी थी? राजस्थान में सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने अपने भावों को व्यक्त करने की कला में भी उन्नति करी। अलग अलग स्थानों में विविध जातियों और समूह की बोलियां स्थिर होने लगी। जीवन स्तर के विस्तार के साथ साथ उनका शब्द भंडार भी बढ़ने लगा। वर्तमान में राजस्थान की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उत्तर पाषाण युगीन प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड लोगों का है, जिसमें भील, मीणा, मेवाड़ और सिरोही की आदिम जातियां भी इसमें शामिल है। संभवतः वे मुंडा भाषा बोलते थे, क्योंकि मुंडा की जो भाषा है वो दक्षिण पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के लोगों की प्राथमिक बोलियां रही हैं। इस युग की कला विशेषकर मिट्टी के बर्तनों पे मिलती है। रंगों का चुनाव, आकार की सजीवता, भावों का प्रत्यक्षीकरण, इन सब का सामंजस्य आदिम रूप में यहाँ पर मिलता है। और उनकी कलात्मक क्षमता का परिचय न केवल मिट्टी के बर्तनों और आभूषणों पे मिलता है, बल्कि शिलाओं और पर्वत की कंदराओं की दीवारों पर भी शिकार और नृत्य के दृश्य दिखते हैं। चूंकि ये चित्र अत्यंत भद्दे और सौंदर्य विहीन है, लेकिन फिर भी ये मनुष्य के कलात्मक प्रयास के सबसे पुराने नमूने हैं। ये इस तरीके से जो पिक्चर्स में आपको दिख रहे हैं ये कंदरा कला है जो गुफा में आदिम मानव ने बनाए थे। राजस्थान के प्राचीन मानव ने पर्वतों की कंदराओं को अपना आवास बनाया और उन्होंने इन कंदराओं की दीवारों पर चित्र बनाया, जिसे विद्वानों ने कंदरा कला कहा है, यानी रॉक आर्ट कहा है। कंदराओं की दीवारों पर हमें अनेक चित्र मिलते हैं। इन चित्रों की विशेषता यह है कि उनमें मानव जीवन के प्राय सभी पक्षों को प्रकट किया है, जैसे शिकार के पूर्व का नृत्य, शिकार के दृश्य, गर्भवती महिला का चित्र, पशु पक्षी और वनस्पति के चित्र। प्राचीन मानव अपने आसपास जो भी देखता था उन्हीं के चित्र वो उकेरता था, जैसे स्वयं मानव, स्त्री व पुरुष, जल, पहाड़, गाय, जंगली पशु जिनका कि वो शिकार किया करता था। मनोरंजन के कुछ साधन जैसे चौकड़ी, खेलने की गोटी, ये सब चित्तौड़ की पहाड़ी कंदराओं में तथा टोंक वाले स्थानों पर तथा अरावली जो पर्वत की श्रृंखला है वहां से इस तरीके से कंदरा चित्र उपलब्ध हुए हैं। पाषाण युग की देन क्या थी? राजस्थान का आदिम मानव बहुत जंगली था, पशुओं से कुछ ही अधिक सभ्य था। और राजस्थान में पाषाणकालीन लोगों ने धनुष बाण का प्रयोग शुरू किया, जो कि 14वीं सदी तक युद्ध में एक आयुध के रूप में चलता रहा। और इन्हीं लोगों ने नावों और जहाजों के रूप में डोंगियों का प्रयोग शुरू किया। खेतीबाड़ी का व्यवसाय और विभिन्न प्रकार की फसलों की उपज, पशुपालन, अग्नि और धातुओं का प्रयोग, प्रदेश के आंतरिक भागों में यातायात के सुगम मार्गों की खोज करी तथा भूत प्रेत, वृक्षों, पशु आदि की पूजा, वनस्पति विज्ञान, जड़ी बूटी की पहचान, ऋतु परिवर्तन का ज्ञान और आखेट की कलाएं आदि बातें जो हमें आदिम मानव से ही प्राप्त हुई है। इसके अलावा वृक्षों और पशुओं के अनेक नाम इन्हीं लोगों के देने, जैसे केला, पान, बैंगन, काशीफल, चूना और रुई के संस्कृत नाम, और पालतू पशुओं में चिड़िया, मोर, हाथी, टट्टू आदि के नाम जो हमें इन्हीं से प्राप्त हुए हैं। ऊंचे स्तरों में धान की खेती, कपास की धुनाई, सूत और ऊन के काटने बुनने की कला, चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, मृत्यु के बाद जीवन संबंधी विचार, प्रकृति पूजा आदि, ये सारी जो क्रियाएं की जानकारी हमें पाषाण युग से ही मिली है, राजस्थान के आदिम मानव से ही मिली है।
तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा राजस्थान की पूर्व पाषाण और मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।